अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर अयाज सादिक के वापस आने के बाद एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये जो तातुल आया तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का, ये अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन तातुल क्या स्पीकर के जाने से ही पैदा हुआ या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे? इसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या ऐसा हो गया था कि पिछला एक हफ़्ता इमरान खान से जो लास्ट मीटिंग में तय किया गया था कि PTI को मुलाकात की इजाज़त होगी और फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट के वो आज़ादी के साथ जाकर मुशावरत कर सकें, लेकिन ना वो स्टेज आई और ना मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा। जो लास्ट इंटरेक्शन था PTI के सीनियर लीडरशिप का इमरान खान के साथ, उसमें इमरान खान ने एक राय दे दी थी कि तहरीरी तौर पर मुलाकात के बगैर भी जो दोनों मुतालबात हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और इमरान खान समेत तमाम पोलिटिकल जो उनके प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के लिए, ये दोनों मुतालबात हुकूमत को तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिए जाएँ। तो इसके बावजूद भी ना वो राउंड आया, ना मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। तो आज के प्रोग्राम में हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी रुकावट है क्या, किस वजह से जो हाई होप्स पैदा हुई थी एकदम उनके ऊपर पानी फिर गया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हम बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में हुआ क्या है सर? लगता ये था कि कुछ अच्छी बातें होने लगी हैं, तो हम तो खुश थे कि चलो कोई तनाव में कमी आएगी, लेकिन स्टाल हो गया पूरा प्रोसेस। क्या मसाइल हुआ? अच्छा देखिए, इस मुज़ाकराती अमल का अगर स्टार्ट देखें तो एक पार्लियामान 8 फरवरी के बाद ही से एक आवाज़ गवर्नमेंट साइड से आती, तहरीक इंसाफ बात नहीं करती। जब तहरीक इंसाफ टेबल पे बैठ गई, आपने देखा यूनिलैटरली खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया और साथ ये 2 मुआहदे शुरू दिन से रख दिए। तो उस वक्त नून लीग की तरफ से ख़ास तौर पे ये था कि इनसे बात कौन करना चाहता है। फिर सडन चेंज ऑफ मूड हमने देखा कि नून लीग ने अपनी कमेटी बनाई जिसमें तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया, टेबल पे बैठ के। मगर टेबल के बैठने के बावजूद भी अभी सेकंड राउंड अगर देखें, उसका अहवाल देखें, मुलाकात बड़ी अच्छी हुई, सारों ने ओपनली बात की, सारा कुछ, उसका एलानिया भी जारी हुआ, मगर उसके बाद से फिर एक खामोशी आ गई। तो मैं जिस तरह से समझता हूँ कि नून लीग इस वक्त रिलक्टेंट होकर बैठी हुई है। उसके रिलक्टेंस में देखें, उन्हें इस मुज़ाकरात में अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता। देखिए, मुज़ाकरात में जब 2 साइड्स बैठती हैं, कुछ आदाफ तय करके बैठते हैं। PTI ने अपने ज़हन में तो आदाफ तय किए हुए हैं, तभी ये 2 मुज़ाकराती पॉइंट आगे रखें और इसके बाद भी जो आगे बात चलेगी, कहीं ना कहीं पहुँचने का कोई रास्ता, रोड मैप है ज़हन में। आपके ज़हन में क्या रोड मैप है? जब ये दोनों मुतालबात आपके अगर हुकूमत लेट से मान लेती है, ये तो नहीं होगा कि आपकी बात मान के वो सुबह कहेंगे कि इमरान खान समेत सब हम रिहा कर रहे हैं, कोई प्रोसेस ही शुरू होगा ना? प्रोसेस शुरू होगा, मगर देखें, इमरान खान ने भी बाहर आना है, वर्करों ने भी बाहर आना है, थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट आना है। PTI को इस चीज़ की क्लैरिटी है। मगर देखें, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है कि आप एक पर्चे में से अभी निकलते नहीं हैं, आपको दूसरे में गिरफ्तारी डाल ले जाती है। आप वहाँ से निकलें, आपको अटक ले जाएंगे, अटक नहीं पसंद आया तो किसी और सूबे में ले जाएंगे, तो वो कम अज़ कम अमल रुक सकता है। साथ ही साथ देखें, बुनियादी तौर पर देखें, एक ये अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, जो रियलाइज़ करने वाली बात है। देखिए, पर्सनल लेवल पे एक गिव एंड टेक होगी। शायद PTI समझेगी कि हमारी मुश्किलात कम हो जाएगी, नून लीग शायद समझे कि हमें लेजिटिमेसी मिल रही है, हमारी कंटिन्यूटी बन जाए। मगर देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त जो इतने अरसे से डैगर ड्रॉन रही हैं, उनके पास ये मौका है अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने का, इस ऐवान को मजबूत करने का टाइम है। अच्छा, बाज़ औक़ात मेरा तासुर ये बनता है कि कुछ इमरान खान के बयान, बल्कि अभी तो PMLN के कुछ लोगों से और PTI के भी कुछ लोगों से उसको तक़वियत मिली कि इमरान खान के कुछ ऐसे बयान जिसमें वो कह देते हैं कि एक बादशाह सलामत है, वो सारे फैसले कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान उनके बड़े नागवार गुजर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बैक ट्रैक किया गया इस पूरे प्रोसेस को। देखिए, बयान तो हर तरफ से आते हैं। आज मरीम नवाज का जो बयान आया, देखें, वो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं है वो बयान। देखें, बैड टेस्ट में सियासतदान बात कर जाते हैं, ना बयान देती हूँ तो ज़्यादा मुनासिब था उनके लिए। बात है, मगर यह है कि इस वक्त एट बिगेस्ट एक हमारा क्या है, हमारा मुल्क एट स्टेक है। हमने देखें 3 साल में हमें जितना मर्जी आप एतराज़ कर लें कि जी PTI ने कुछ नहीं किया, देखिए 6% ग्रोथ रेट पे हम पाकिस्तान छोड़ के आए थे। आज 3 साल इनको होने के बाद आप इनकी सूरत हाल देखें, पाकिस्तान की मईशत किसी तरफ जा अभी भी फर्स्ट क्वार्टर में <1 है, लेकिन ये जब तक आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी ना, तो ग्रोथ भूल जाना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं कैपिटलाइज करते सियासी? आप दोनों को कैपिटलाइज करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए और हुकूमत को भी करना चाहिए। तो देखें, इस चीज़ का डिले ही नहीं किया। कल खान साहब ने मेरे सामने बैरिस्टर गौर को कहा कि ठीक है, मुलाकात नहीं होती, आपकी मुलाकात हुई इमरान? कल मैं मौजूद क्या था। कहा इमरान खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कहा नहीं मुलाकात होती, ये 2 इन राइटिंग दे दो। तो इसी के तसलसल में अगर सियासी कमेटी की इमरान से मुलाकात नहीं भी होती
तो फिर भी इमरान ने क्लियर लिखा कि दे दो इन राइटिंग में, दे दो। ये चेंज ऑफ हार्ट क्या था इमरान से? आपने पूछा नहीं कि अब ये नरमी क्यों पैदा किया? देखिए खान साहब, अगर मेरी देखें ऑब्जर्वेशन, जो मैंने खान साहब को ऑब्ज़र्व किया, खान साहब को ज़्यादा उम्मीदें गवर्नमेंट साइड से नहीं लगा के बैठे। उन्हें है कि ये इस तरह से जो है ना नहीं मानेंगे, और मेरे ख्याल से खान साहब ने इनके ब्लफ को कॉल किया है, और ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है मुज़ाकरात में। ये इमरान को डाउट्स क्यों हैं? अगर इमरान को डाउट्स हैं कि हुकूमत कुछ करेगी नहीं, तो फिर तो उन्होंने ये तहरीरी तौर पर लिख के देने के लिए सिर्फ हुज्जत तमाम की है या कुछ और है? हम तो अपनी देखें सिंसेरिटी के साथ देखें, हम अगर इस स्टेज पे बैठे हैं टेबल पे, हम बहुत सारी चीज़ों को साइड पे रख के बैठे हैं। अगर देखें 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, रिजर्व सीटें ना मिलना हमारे लिए बर्निंग और प्रेसिंग इशू है। लेकिन अभी आपने 8 फरवरी भी छोड़ दिया, रिजर्व सीट्स भी छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, मतलब साइड पे रख के इसीलिए बैठे कि कम से कम बात तो चले। जब बात चलेगी तो फिर और मुतालबात उनकी कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, चीज़ आगे चलेगी। मगर अभी तक कोई नीयत उस तरह की गवर्नमेंट साइड से नज़र नहीं आ रही। क्या अयाज सादिक के आने के बाद आपको लगता है कि वो जो तीसरा मुज़ाकराती अमल है, अब तो आप ज़ाती तौर पर या आपकी जमात जो है ये अनाउंस कर चुकी है कि हम दोनों मुतालबात लिख के दे देते हैं, तो तीसरा मरहला जो है वो अब जल्दी करीब आ जाएगा? देखें 100% मैं समझता हूँ तीसरा मरहला, वैसे भी पार्लियामेंट्री सेशन भी शुरू हो रहा है मंडे से, और मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात भी फ़ौरन हो जाएगी। मगर मुलाकात फ़ौरन से मुराद कितनी जल्दी? अगले 1-2 रोज़ में? मंडे से पहले? मुझे नहीं लगता, मंडे से पहले मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से पेस अभी चीज़ों की चल रही है, मगर मंडे तक भी हो जाती है। देखें मुज़ाकरात तीसरे से चौथे मरहले पे तब भी जाएंगे जब इस पॉलिटिकल कमेटी की खान साहब से मुलाकात होगी। क्योंकि देखें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतनी बड़ी जमात अपने लीडर को कंसल्ट ही ना करे इश्यूज़ पे, और वो जो है ना ब्लाइंड खेलती जाए और अल्टीमेटली किसी फैसले पे पहुंच जाए। इतनी किसी की इस्तात नहीं है, इतना किसी का कद नहीं है, एंडोर्समेंट खान साहब से ही मिलनी है। तो बेहतर यही है कि लम्हा बलम्हा उनके साथ नोट शेयर होते जाएँ, बजाय इसके कि मुज़ाकरात बहुत आगे तक चले जाएँ, जो कि जा नहीं सकते, मगर आगे चले जाएँ और खान साहब कहें कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये तो डर है आपकी हुकूमत को भी कि इमरान खान किसी वक्त भी कहेंगे कि ये जो मैंने कहा था बस ये ख़त्म, नहीं तो इसीलिए किया था ये वापस विड्रॉ कर ली। एम्पावर नहीं, जिस चीज़ पे खान साहब एम्पावर कर रहे हैं वो तो बिल्कुल उस चीज़ पे स्टैंड करेंगे। मगर देखें कोई दफ़ा पॉलिटिकली होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बियॉन्ड द लाइंस जो है ना चीज़ों को अगर लटक गया तो आप कहते हैं कि इमरान खान ये सारी एम्पावरमेंट विड्रॉ कर लेंगे? मुझे तो यही लगता है। आपको यही लगता है कि अगर तुआलत इख्तियार कर लेता मुज़ाकराती अमल तो ये नहीं निकलता तो इमरान खान कहेंगे छोड़ो? अगला वीक बेसिकली इस मुज़ाकरात के लिए मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक है, नेक्स्ट वीक है जो कमिंग वीक जो लग रहा है, कमिंग वीक मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, ये मेक और ब्रेक है। इससे टोन का पता चल जाएगा, गवर्नमेंट की नीयत का भी पता चल जाएगा, और तहरीक इंसाफ का भी वाटर गवर्नमेंट साइड टेस्ट कर लेगी। आज शाम से खबरें चल रही हैं कि आज कोई पीटीआई वाले मुलाकात के लिए नहीं गए, आज कोई नया इशू था? नहीं, मुलाकात देखें रेगुलर मुलाकातें होती हैं। कल जैसा ट्रायल था, लोग मिले हैं। ये देखें फैमिली की मुलाकात और वकला की मुलाकात, इस वक्त उनकी मुलाकात का इशू नहीं है। इशू क्या है, जो कमेटी है 7 रुकनी उसने मिलना है। नहीं, लेकिन आज खबर ये चल रही है कि इमरान से कोई फैमिली या वकील मिलने नहीं गया, ये कोई अनयूजुअल स्टेप कैसे हुआ है? हालांकि रोज जा रहे होते हैं, रोज जा रहे होते हैं। आज मुझे एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं मेरी, क्योंकि अपनी लॉ की कमेटी की मीटिंग उस टाइम पे चल रही थी, उसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, तो वो जाहिर बात है वो तो उधर नहीं गए होंगे अगर वो कमेटी के अंदर बैठे हैं। अली मोहम्मद खान भी उसी कमेटी की मीटिंग में बैठे हुए थे। अच्छा, हमने 2 स्टेटमेंट्स रखी हुई थी, ये पता नहीं अभी हम प्रोड्यूसर साहब वो स्टेटमेंट्स प्ले कर सकते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब का एक हमने बयान रखा था, एक वो मरियम की स्टेटमेंट है जो अच्छी नहीं है, उसको गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्ले कर सकते हो तो बताइए। हम अली अमीन गंडापुर को चला सकते हैं इस वक्त के नहीं चला सकते? एक दफा जापान गया, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लो। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूँ आपको, काम नहीं होता और अगले साल, तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। तो अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आए ना, तो मैंने एहतजाज करना है तो मैं कहूँगा आपको एक शिफाना तरीका हमने बता दिया है, आप उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आप लगाए जी, आप लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप लगाए, कोई बात नहीं, आप लगाए माइक वगैरह लगाए। ये एहतजाज का तरीका सर वैसे मुझे पसंद है। मेरा ख्याल है नून लीग को जब भी पीटीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो ना तो उनको यही करना चाहिए, आप इनको ऊ किया करें, वो आपको ऊ किया करें, ताकि सड़कों के ऊपर नून लीग और पीटीआई से ज्यादा आपको जो आपके चैनल को नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया ऑफिस की आवाजें आएंगी। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं कि बेचारों को अब तनख्वाह नहीं देते सारे। सर रोज हमारे पे चढ़ाई होती है, कभी हम भी कर लें। कभी समा से शिकायत आई है?
मैंने कहा आपको मैं नहीं कह रहा, कभी समझ मीडिया बता दें ना, क्योंकि ऑन एयर कभी आपने नहीं जिक्र है। किया, कभी नहीं ना। कभी नहीं है, नो डाउट। तो आप लेट आएंगे तो मैं तो ये कर सकता हूँ ना। डॉक्टर साहब इनकी मुलाकात करवाएं, मुज़ाकरात आगे चले। मुलाकातें इनकी जितनी हुई हैं इतनी कभी ना नवाज शरीफ की जेल में कभी इतनी हुई, ना शहबाज शरीफ की कभी इतनी हुई, ना हमजा शहबाज की। इसलिए इनकी नहीं करवानी इतनी आपने। ज़्यादा मुलाकातें इनकी कराते सर हैं। हमजा की आप किसी से मज़ीद भी मुलाकात करा करवा देंगे। भी देंगे तो उसको क्या फ़ायदा होना है। इनकी मुलाकात करवाएं ताकि मुज़ाकरात आगे नहीं, मुलाकात इनकी किस वजह से अभी कोई थोड़ा ताखीर का शिकार हो गई है। किस वजह से? वो मतलब टेक्निकल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता। जैसा आपका लेकिन- सिस्टम डाउन जिस तरह हमारा सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट आ गया ना, इस तरह मुलाकात में भी टेक्निकल फॉल्ट है, जिसका पता नहीं ग्लिच आ गया उसमें। देखें इनकी जो मामूल की मुलाकातें हैं वो तो जारी है, वो कोई बंद नहीं है। जो इनकी मुज़ाकराती टीम है उसकी मुलाकात जो है वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी एक आध दिन में, और एक नहीं कई मुलाकातें होंगी। अयाज सादिक साहब आगे आगे तो रखें कि अगले 1-2 रोज में मुलाकात का अमल आगे चल पड़ेगा। मुज़ाकरात उनका आगे बड़ा चल जाएंगे। एक बुनियादी रोल है स्पीकर साहब का, मफामती रोल है उनका, और वो अपोजिशन को भी ज़ाहिर है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस साथ लेके चलते हैं। और मुज़ाकरात की बात उन्होंने की, उसको बड़ा उन्होंने फैसिलिटेट किया, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई थोड़ा बहुत अगर कोई कप वगैरह आएगा तो रिमूव भी कर देंगे। मुकम्मल सपोर्ट होगी। थर्ड राउंड के लिए तो ये तैयार है, वो कहते हैं हमने कागज लिख के रखा हुआ है, तो थर्ड राउंड तो करवाएं। नहीं देखिए, थर्ड हो या फोर्थ राउंड हो, ये किसी न किसी अड्डे बने तो ये बात लगेगी, अड्डे बनने लगेगी अब। लगेगी। चलाओ ना जी, लगनी बड़ी चाहिए, समझ चलाओ डॉक्टर साहब बिल्कुल की। लगनी चाहिए। आपको याद है जब मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, तो हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात करते थे, पहले दिन से कर रहे हैं। आप करते थे, मैं करता था, राणा साहब करते थे। बिल्कुल। जो सियासी अमल से गुजरने वाला बंदा है ना, वो मुज़ाकरात मुज़ाकरात की का- अहमियत को अंडरस्टैंड करता है। मलिक साहब, मुज़ाकरात का नाम ही सियासत है ना, सियासत का नाम मुज़ाकरात है। बिल्कुल। अब ये 4 साल जो ये हुकूमत में रहे हैं, ये करते तो ज्यादा बेहतर था। नहीं उस वक्त तो इन्होंने करना भी मुनासिब नहीं समझा। 4 साल तो इन्होंने मतलब ऐसा समझा कि अपोजिशन जो है वो कोई इंडिया की टीम है या क्या है, मतलब हाथ मिलाने ने गवारा नहीं किया। उस वक्त हम बात करते थे आपके मुज़ाकरात। ख्याल में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1 महीने में एक काया पलट हुई और ये बातचीत पे तैयार हो गए? देखिए, इंसान को अकल तो किसी वक्त भी आ सकती है। ये अक्ल अभी आई है, आपका कहना है? अभी आई है, ये अकल वाली बात है, ये दानिश वाली बात है, ये हिदायत वाली बात है, ये सियासत वाली बात है। अब जो भी इसको कहें, ये मुल्क के साथ खैर वाली बात है, सिस्टम को आगे लेके चलने वाली बात है। मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कभी प्रोग्राम्स वगैरह में कि जी आपकी क्या कोई डिमांड है गवर्नमेंट की, यानी मुज़ाकरात में। मैंने कहा हमारी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इसको आगे चलने दो भाई। क्यों आप धक्का लगा रहे हैं इसको आगे से कि ना रियासत ना चले, सिस्टम ना चले, मुल्क ना चले। जो गिले शिकवे चीज़ें, प्रोसेस आगे चलेगा डॉक्टर साहब? प्रोसेस तो चलेगा इंशाल्लाह। ये टूटेगा तो नहीं मुज़ाकरात? नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, और जिसमें मुल्क और सिस्टम को आगे लेके जाने की बात कर रहा हूँ वो भी चलेगा इंशाल्लाह। उमैर साहब, आप भी कॉन्फिडेंस है इतना जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं? देखिए, ये तो अगले वीक में ही पता चलेगा। देखें, हम टॉक शोज में जितनी अच्छी बातें कर लें, मगर बात ये एट द एंड ऑफ आप द उस डे पर कायम है कि मेक और ब्रेक ये कमिंग वीक है? कमिंग वीक है। देखें, जब तो देखें एक छोटी सी चीज़ है मुलाकात, उसके लिए इतनी एप्रीहेंशंस हो, मतलब ये तो नॉन इशू होना चाहिए। मतलब इश्यूज़ क्या होने चाहिए? मुल्क की मईशत, मुल्क में टेररिज्म। मतलब हमारा इस वक्त इशू क्या बन गया कि एक मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही, और उसके लिए हम देख किस तरह रहे हैं। स्पीकर साहब बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी, नफीस आदमी, मगर क्या ये उनका डोमेन है? भाई इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जेल है, जेल सुपरिटेंडेंट की क्या जरूरत? जो 7 बजे जेल खुल सकती है वो आज रात नहीं खुल सकती? कमेटी अभी जाके मिल ले। इंटीरियर मिनिस्टर इतने पावरफुल हैं कि वज़ीर आज़म की मर्जी से जेल नहीं खुल सकती, इंटीरियर मिनिस्टर की मर्जी से खुल सकती है। तो आप इसीलिए ना, उनके पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। नहीं यही तो मैं कह रहा हूं, तो इन्होंने तो उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। लेना चाहिए तो मैं तो सारे। जब से हाँ आपकी ये जी। कमेटियां बन रही हैं, डॉक्टर साहब को पता नहीं मेरी बात से इतफाक हो या ना हो, मैं तो चाहता था कि वो हो, क्योंकि ये 24-25 नवंबर वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें मोहसिन नकवी का बड़ा कलीदी रोल था। नतीजा निकला या नहीं निकला, लेकिन अभी आपको उनको शामिल करना चाहिए था। देखिए, मैं नहीं जानता कि वो नाम उनका क्यों नहीं इसमें आया, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है तमाम इत्तेहादी भी इसमें शामिल हैं, उनके पार्लिमानी लीडर सारे वो शामिल हैं, हमारी पार्टी के भी लोग शामिल हैं। अगर होते तो बेहतर होता, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। क्योंकि 24-25 नवंबर के जितने पैगाम थे उसमें मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर 2 बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों का रोल था। एक अपनी जमात से, हुकूमत की जानब से, दूसरा PTI की जानब से। तो उन दोनों को आपको सेंटर रोल में अभी भी रखना है, ताकि वो जो कहा जाता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि नहीं, वो वाला तासुर ज़ाहिल हो जाए। नहीं देखें, ऑन बोर्ड है या नहीं ये बहस मेरा ख्याल है बनती नहीं है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हर दौर में, पाकिस्तान में मैं हमेशा ये बात भी करता हूँ और पाकिस्तान से बाहर भी, एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ होती है, होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि
गवर्नमेंट एक तरफ से धक्का लगा रही है, एस्टेब्लिशमेंट उसके अपोजिट धक्का लगा रही है, तो उससे तो मुल्क नहीं चलता ना, कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। और पाकिस्तान की जो इस खत्ते में सूरत हाल है, यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर गवर्नमेंट जो है वो कभी भी काम नहीं कर ये सकती। जब अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगता है उसी वक्त हुकूमत गिरती है पाकिस्तान में। वो 10 अप्रैल 2022 भी उसी वक्त हुआ था। नवाज शरीफ की जब हुकूमत पनामा गिर गई थी, पनामा पेपर्स में जब उनकी हुकूमत इकामा पे निकल गई थी, उस वक्त भी अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लग रहा था। ये होते हैं, मौके से आते हैं डॉक्टर साहब, डिनाई नहीं करना चाहिए उसको। ये जब अपोजिट डायरेक्शन में वो पुश आती है ना, उसी में हम गिर जाते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो नतीजा तो बहुत है, मुल्क पूरा भुगतता है। मैंने आपको ये बात बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी कोई भी मुल्क नहीं चलेगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। हमारे देखें क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं। आपके अगर सिर्फ अपने पड़ोस में गिरदोनवा में नज़र डाल लें तो जो जो आपको थ्रेट्स और ख़तरात इस रीजन में पाकिस्तान को मौजूद हैं, उसमें अगर आपका स्टेट मजबूत ना हो, फौज मजबूत ना हो, इंटेलिजेंस के इदारे मजबूत ना हो, तो आपका मुल्क कैसे चल सकता है? आपको उमैर साहब कोई इंडिकेशन है ऐसी कि थर्ड राउंड के लिए कोई दावत दी गई हो कि स्पीकर साहब आ गए हैं, आइए कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं? कुछ ऐसी इंडिकेशन तो नहीं है अभी दोपहर तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मगर उसके बाद शायद बैरिस्टर गौर इनकी किसी से मुलाकात हुई हो तो कोई आइडिया। हमारे अभी रिपोर्टर्स के पास भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। कोई बहुत ही खुफिया किस्म की कोई कॉल की हो तो पता नहीं है, लेकिन उस वक्त तक तो एटलीस्ट मीडिया के नॉलेज में अभी तक ये चीज़ें नहीं आई हाँ हैं। तो ये चीज़ें तो फिर अब हो जानी चाहिए थी। वीकेंड पे गुड अपॉर्चुनिटी आके बैठ जाएं एक दफ़ा। आप कह भी चुके हैं पब्लिकली कि हम लिख के देने को तैयार हैं। ये तो हमने तो मीटिंग कॉल की है कि तीसरी मीटिंग कॉल करें, आपको हैंड ओवर कर देंगे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक। लेकिन आपने मिसिंग लोगों की कोई फहरिस्त भी बनाई है? ये एक थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। वो आपने फहरिस्त बनाई है कि मिसिंग कौन से? अच्छा नहीं, अभी तो देखें ये डिमांड्स इन्होंने मांगी है, फहरिस्त वाली तो बात नहीं। देखें फहरिस्त भी इन्हें नहीं पता। देखें अगर आज अटक की सूरत हाल है, 670 कैदी वहाँ हमारे नहीं मौजूद, जेल हम ओवर क्राउडेड है। मतलब देखें जेलों के इस वक्त बुरे हालात हुए हैं। मतलब इधर इवन इतलात हैं कि कॉरिडोर्स में लोगों को सुलाया हुआ है। मतलब लोगों को हाउस ही नहीं कर सकती आप जेल। आपने इतने लोग मिसिंग क्यों कहते हैं? पहले तो आपको नहीं, मिसिंग वाला अलग टॉपिक है। देखिए ये लोग तो आ गए, देखिए मिसिंग वाला है। मिसिंग के लिए तो बाकायदा डेटाबेस बनाया गया, लोगों के से पूछे। ये 47 जो उमर अयूब साहब ने अपने वो ट्विटर हैंडल पे भी उसको किया था। बात है वो तो गवर्नमेंट ने कहना है कि ये किधर हैं, वो उन्होंने बताना है। लास्ट क्या नाम पते हैं उन लोगों, उनके नाम पते बिल्कुल है, उनके फैमिलीज के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर ये लिस्ट बनाई गई। डॉक्टर तारिक साहब ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप तो हमारे नादरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, आप 47 बंदों का तो इन्हें जवाब दे ही सकते हैं कम से कम। नहीं बिल्कुल दे सकते हैं जी। और मलिक साहब, मुझे बैरिस्टर साहब की तरह हमारे एक और भाई थे पीटीआई के, उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारी वो लिस्ट जो है वो श्रिंक से श्रिंक होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। पहले 100 में कहते थे, अब 47 पे आ गए। वजह ये है कि वो अक्सर लोग उनमें से किसी जेल में, किसी थाने में बंद, या अपनी मर्जी से कहीं घर नहीं है, किसी मर्जी से किसी जेल में चले गए। मर्जी से नहीं सर, आप ही ने उठाए हुए ना, तो सर किसी वजह से, इस वजह घर से गायब आप ही करते हैं सर। नहीं, हम क्यों ऐसा कोई गलत काम करें? गलत काम क्यों करें हम? कोई 1100 तो मेरे ख्याल है पिंडी में थे और 2400 कोई अटक में थे जब ये 26 नवंबर के। बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद जो 26 नवंबर के बाद शिकायत इस्लामाबाद से, और ख़ास तौर पे उस वक्त आपको याद है मैं नॉर्मली एक आध प्रोग्राम का मौका मिलता है टीवी पे, लेकिन 26 नवंबर के बाद मैं 4 प्रोग्राम जो हैं टॉक शोज़ किए। उसकी वजह ये थी कि इतना झूठ बोला जा रहा था, इतना झूठ। और ख़ास तौर पर हमारे जो केपी के भाई हैं, पश्तून कम्युनिटी, उसे प्रोवोक किया जा रहा था। मतलब ऐसी इनकी आते हैं ना। मैं एज डॉक्टर कहता होता हूँ कि अगर कोई डिजीज़ हो ना, कोई इन्फेक्शन हो, तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो ना इंसान को, वो ठीक नहीं होती। अभी पूरी पश्तून कम्युनिटी को तहरीक इंसाफ प्रोवोक कर रही थी, उनके जज्बात भड़का रही थी कि इस्लामाबाद आपके लिए नो गो एरिया बन गया, ये हो गया। सर लेकिन इस डिसइंफॉर्मेशन को आप हमारे इस्लामाबाद के लोग, हमारे पंजाब के लोग भी गिरफ्तार। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की। क्लियर डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ने दी कि अगर कोई किसी वीडियो फुटेज में नहीं है और कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है किसी का 26 नवंबर के तमाम इंतशार और फितने और फसाद में, उसे फौरी रिलीज करें। सर एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में आप किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने नहीं किया। जब ये कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से कि 278 वो लतीफ़ खोसा साहब ने कह दिया लोग मारे। खोसा साहब तो मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने उन्हें एक जुमला से किसी ने कहा सैकड़ों मारे गए, किसी ने कहा 50 मारे गए। तो कम से कम आप मीडिया वालों को जो पूरा डेटा था 2 हॉस्पिटल का इस्लामाबाद का, वो रिलीज कर लेने देते तो दूध का दूध पानी का पानी पहले दिन ही हो जाता। सर हॉस्पिटल का डेटा में अपना मलिक साहब कुछ छुपा नहीं सकता,
ये छुपाया तो क्योंकि मैं इनका इंचार्ज रहा हूँ हॉस्पिटल का, मैं आपको बता देता मतीउल्लाह के ऊपर आइस डाल दिया आपने, सर, वो जो वो डाटा भी हमारे लेने भाई गया। हैं, लेकिन वो जो ड्रामे करते हैं वो भी आपको पता नहीं, है। ड्रामा ना कहिए दोस्त, ना ड्रामे की बात नहीं है, आइस डालना बात कोई ये है बात कि नहीं है। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, फैक्ट पे खबरें दें, सच्ची ना आइस बनाएं। डालना ठीक है, ये जो 278 आइस डालना गलत ठीक है, है। गलत है। मैं आइस डालने की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो 278 लाशों की बात की गई, मैंने खोसा साहब, मैंने कहा मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपको गवर्नर बनने पे इतनी शोहरत नहीं मिली होगी जितना 278 लाशों पे आपको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। जनाब गवर्नर साहब, साबिक गवर्नर कह रहा है तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? मुझे अब आपका ड्रामा ना कहें। डेटाबेस अब आपकी जाहिर क्या करती है, देखिए कितने मिसिंग है और कितने डेटाबेस डेड का है? तो वो 45 और 13 तो एस्टैब्लिश 13 एस्टैब्लिश आप कहते हैं और dead है? देखें इसका भी बड़ा आसान सा हल है। देखें आज पिम्स पोली क्लिनिक ये कहते हैं हमने रजिस्टर नहीं गायब किए, कुछ नहीं ऐसा हुआ। बात है उस दिन की CDR तो मौजूद होंगी ना, उस दिन की रिकॉर्डिंग, उधर कौन ठीक कौन है, लोग मौजूद ठीक थे, है, मैं एंट्रेंस यही पे बात कह रहा एग्जिट था। पे, वो सारा डाटा इस कमीशन के सामने रख दें, बात है चीज़ सेटल हो डेटा तो जाएगी। ये देने पे तैयार नहीं थे। मैंने अपने रिपोर्टर को कहा कि गन शॉट वुंड्स वाले कितने लोग हैं, क्योंकि आपकी तरफ से इल्ज़ाम तो इतना बड़ा था ना कि बस पूरे जलसे कोई मार दिया सारे क्राउड को ही, तो वो गन शॉट वुंड्स का डेटा नहीं थे दे रहे। ये गलत काम कर रहे थे। तो देखें वो एक देते चीज तो को ज्यादा मुनासिब छुपाते था। छुपाते देखें इनकी भी कंट्रीब्यूशन है उस तरफ। देखें मतलब फिर misinformation भी के अंदर इन्होंने 26 रोल अदा नवंबर को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखें जो हुआ है वो तहकीकात होंगी तो क्लैरिटी होगी। देखें अगर आप कहें कि जी कत्ले आम नहीं हुआ तो ये भी ज्यादती है। देखें 13 हमने एक बंदा भी मारा गया ना, 13 कम या है तो नंबर। 13, हाँ जी 13 मैं कहता हूँ एक भी एक ज्यादा है, बंदा तो भी 13 को तो लगना वैसे ही बहुत ज्यादा। क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर साहब, फिर ब्रेक करीब आ जानी। देखिए मैं ये अस्पताल के बारे में आपको अर्ज कर दूं कि आप कह रहे हैं अस्पताल का डाटा वो कोई नहीं छुपा सकता। 4000 मुलाजमीन हैं पिम्स के, 4000, वो सारे के सारे जो हैं वो PMLN के हैं या गवर्नमेंट के हैं। हर बंदा वहाँ पे मोबाइल लेके फिर रहा है, वो आपके डॉक्टर है, वो नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई करने वाले तक, आपके वार्ड बॉय तक। कैसे हो सकता है कि वहाँ पे जनाब इतनी गन शॉट आए हों, इतनी खुदा न खासा डेड बॉडीज़ आए हों, किसी की फुटेज ना हो? ये पॉसिबल है। और फिर जहाँ पे ये फायरिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर कोई बंदे गिरे हैं, अभी बात कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ, तो क्राउड में गिरे हैं ना, हुजूम में गिरे होंगे अगर कोई किसी को गोली लगी है। ये तो नहीं है कि एक बंदे को पकड़ के कंटेनर के पीछे लेके जाते थे और वहाँ पे उसको गोली मार देता था, ऐसा तो नहीं था। 9-10 की तो हमें पहले दिन याद था कि 9-10 की और है। ये वो दिन के टाइम वाले हैं 9-10 और वाले। फिर 3-4 उसकी बाद उनमें से मेरे ख्याल वो इंजरीज वाले हैं जिनकी बाद में डेथ हुई है, तो 13 नंबर आपका हुआ है। लेकिन पहले दिन आपने सैकड़ों का नंबर कह के भी बहुत पैनिक फैलाया और इन्होंने खबरों को छुपा के भी बहुत ज्यादती की। मुझे तो उनके फैक्ट्स आने चाहिए एक दोस्त ने कहा कि उधर डी चौक के ऊपर गिद्ध फिर रहे थे, गिद्ध, उससे हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे अल्लाह पाक माफ फरमाए, रहम कराए। यानी ये माइंडसेट है। इस कौम के अंदर इतनी भी नफरत नहीं फैलानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और बैरिस्टर मैन। ये सब ब्रेक ले लें। थैंक यू। ब्रेक से वापसी पर राना सनाउल्लाह जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं वो हमारे साथ होंगे और बताएंगे कि मुज़ाकरात ने आगे किस से बढ़ना। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी वैसे तो कहना चाहिए कि पिछली कुछ 1.5 दहाई इसी में गुजर गई है। दिसंबर 2011 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा हुआ था तो वो नुक्ता आगाज़ था जिससे लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बैक कर रही है एक थर्ड पोलिटिकल फोर्स को खड़ा करने के लिए। 2013 के इंतखाबात हुए, इंतखाबात में भारी अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत बन गई, लेकिन उसके एक ही साल के बाद इमरान खान का धरना डी चौक में शुरू हो गया जिसमें पैट वाले उनके हिस्सेदार थे। शायद इस्टेब्लिशमेंट की वो पहली मेजर पुश थी जिसमें एक मुंतखब हुकूमत को हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लाइमलाइट में लाने की या उसको ज़्यादा सियासी ताकत देने की कोशिश की गई थी। 126 रोज़ का वो धरना तो ऐसे जैसे तैसे करके ख़त्म हुआ, लेकिन उससे लेकर आज तक की तारीख में कभी पाकिस्तान में सियासी तौर पर पुरअमन माहौल में असर नहीं आया। पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को चोर और डाकू कहा गया, अब जब इमरान की हुकूमत गिरी तो उसके बाद इमरान जेलों में है, जैसे उस वक्त के सियासी मुखालफिन को इमरान की हुकूमत में जेलों में डाला गया था। क्या ये सिलसिला पाकिस्तान में ऐसे ही रहेगा कि एक जमात हुकूमत में आए और अपने बाकी मुखालफिन को जेलों में डाल दे? 90 में ऐसे हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने आपस में सर जोड़े और ये बात तय कर ली कि हम सियासत में एक रवादारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मामला बेहतर हो गए। लेकिन अब लगता यह है कि हम 2022, 23, 24 हम वापस 90 की दहाई के अंदर चले गए हैं, जहाँ कभी जरदारी साहब अंदर होते थे, कभी नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात होते थे और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जिसके बायस उसको लॉस्ट डिकेड ऑफ 90s खुद जनरल मुशर्रफ ने कहा। तो अब इस 1.5 दहाई को क्या कहें, क्या ये भी लॉस्ट डिकेड है? आज के प्रोग्राम में इस इशू पे बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुँह पर। राना साहब वेरी वार्म वेलकम सर। सर आप उन शख्सियात में शामिल हैं जिनको
मुख्तलिफ अदवार में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 25-30 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त भी आपने मुश्किलात का सामना किया। अभी पीटीआई की हुकूमत में भी आपके ऊपर जिस तरीके से वो हीरोइन डाली गई, तो वो भी एक बज़ाते खुद सज़ाए मौत का एक मुकदमा था पूरा। क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? देखिए, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि एक जमहूरी सियासी निज़ाम में जो है वो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को इंगेज ना करें, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और रियासती जो बुनियादी अमूर हैं उनके ऊपर बैठ के कंसेंसस ना करें, तो उस वक्त तक जो है ये फिर इस किस्म की जो है वो सूरत हाल के एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को जो है वो गलत साबित करने की जो काविश है ये जो है वो जारी रहती हैं। पहले 10 साल पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ये सूरत हाल रही। जब उन्होंने ये समझा कि ये सही हासिल है, ना हम एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं मासवाई इसके कि मुल्क का नुकसान करें, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हो गया तो उस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वालों ने देखा कि भई अब तो ये तो इकट्ठे हो गए, अब ये ना आपस में लड़ेंगे और ना जो है वो हमारा जो है वो मफाद जो है वो सर्व होगा। उन्होंने एक तीसरी फोर्स निकाल दी। अब वो तीसरी फोर्स जो है वो पिछले 10 साल से, बल्कि उससे ज़्यादा 12-15 साल से वो फोर्स जो है आज से 1 महीना पहले तक तो उसका एक ही नारा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर लेकिन एक बात राना साहब, आपने एक ही तो बयानिया डेवलप किया था 15 सालों में, बयानिया ही एक दिया था ना कि नून लीग भी चोर डाकू है और पीपल्स पार्टी भी चोर डाकू है। तो अब उससे फिर गिला शिकवा क्यों किया जाता है? उस सियासत में जिन्होंने सपोर्ट करके खड़ा किया था यही बयानिया दे के खड़ा किया था ना, तो वो तो लड़ाई होगी 12-13 साल बाद। तो नहीं चले, उन्होंने बयानिया दे के अगर खड़ा किया था और उस बयानिया के नतीजे में या उस खड़ा करने के नतीजे में वो 2018 में भले हमसे जो भी हुआ वो अपना जो अब RTS बैठा या जो भी हुआ, उसके बाद वो बरसे इक़्तिदार आ गए। अब बरसे इक़्तिदार आने के बाद जब ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस हमने उनको ये कहा कि जी आप आएँ, बैठें, हम आपके साथ बैठने और बुनियादी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने और चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारे खिलाफ केसेस बनाए तो सबको जेलों में भेजा। लेकिन अभी आपने कहा कि 1 महीना पहले तक इमरान ऐसी था, इस 1 महीने में इमरान में क्या तब्दीली आई? कैसे हुआ कि ये बातचीत की मेज़ पे आए? देखिए जी, मैं अब क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर हूँ और मैं अपने ज़ुम्मे ये बात नहीं लेनी चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जिससे इस मामले में जो है वो कोई खलल हो। सच्ची बात ये है कि 26 नवंबर तक वो बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे और बांग्लादेश का मॉडल ही उनका जो है वो आइडियल था कि नौजवान सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल। और इस बारे में इनके वो अकाउंट्स और वो लोग जो बिल्कुल जिनके मतलब आप कोई शक शुबा नहीं कर सकते कि वो इनके लोग नहीं हैं, वो हमें बाकायदा वो तस्वीरें व्हाट्सअप करते थे कि ये देखें हम आ रहे हैं और आपका ये हश्र करें। लेकिन राना साहब 26 नवंबर को यूज़ ऑफ फोर्स अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, जब मैं आपको ये कहूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैंने सर से कफर बांध लिया है और मैंने घर वालों को कह दिया है कि मेरा जनाजा और मैं वापस ना आया, तो आप मुझे बताएं, और हाथ में मेरे बंदूक भी हो, तो आप मुझे बताएं कि फिर आप जो है वो फिर या तो फिर घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो या फिर आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करेंगे ना। सर बंदोबस्त ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रियासत हमेशा वो जो माँ जैसी कहते हैं ना, उसमें नरमी की गुंजाइश हमेशा होती है। माफ़ भी रियासत करती है और नरमी भी रखती है। नहीं तो क्या माँ जो है वो फिर बच्चों को ये इजाज़त देती है कि वो माँ को जो है वो गले में रस्सा डाल के घसीटे सड़कों के ऊपर? बच्चे तो ये हरकत गलत कर रहे हैं तो माँ उनके आगे से नहीं, अगर बच्चे इस हरकत पे आ जाएं नहीं तो फिर माँ को क्या करना चाहिए? जो एक रियासत का तस्वर है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने बाशिंदों के साथ आप सख्ती की एक इंतहा से ज़्यादा नहीं जाते ना। अगर जो यानी बच्चे हैं वो माँ के गले में रस्सा डाल के उसे सड़कों पे घसीटने की तैयारी करें,
बल्कि इसके दरपैर ना हो, बल्कि इसकी जो है वो कोशिश करें, तो फिर माँ क्या करे, तो जो अपनी जान ना बचाए। अब तहरीक इंसाफ कहती है इतने बंदे मिसिंग हैं, वो किधर है बंदे? वो गलत कह रहे हैं। तो 47 बंदों नहीं, का तो देखें अली अमीन गंडापुर ने पूरा आपको डॉक्यूमेंट दे दिया ना, तो आप बताइए। नहीं नहीं, हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। हमें वो 47 लोगों के मिसिंग होने का डॉक्यूमेंट दें, उनके नाम पते दें। अब वो 13 पे आ गए हैं, 278, 315, 500, हजारों, और 13 वहां से अब आ गए हैं 13 के ऊपर। सर 13 अब ये जो 13 है, नहीं सुन ले, 13 तो जान से नहीं गए ना सुन लेना, ये जो 13 जान से गए हैं, कहाँ पे जान से गए हैं? क्या ये सारे जो है वो डी चौक जान से पे जान से गए हैं? क्या ये फायर आर्म, नहीं सुन ले, क्या ये फायर आर्म इंजरी से गए फायर हैं? आर्म्स तो में अगर नहीं, अगर इनमें से आधे जो है वो जे कल को साबित हो जाए कि कोई जो है वो गाड़ी के नीचे आया, कोई कंटेनर से गिरा है, किसी को वहाँ पे जहाँ पे वो अपना जो है वो क्या वो पत्थरगढ़ है, किसी को वहाँ पे किसी को ये चुंगी नंबर 26, अब चुंगी नंबर 26 के ऊपर जुलूस में शामिल लोगों ने जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की है, वो कभी वीडियो आपके सामने है? राना साहब जिनको बुलेट इंजरीज आई हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 100 से ऊपर तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं। पीटीआई के प्रोटेस्टर्स कितने हैं जिनको बुलेट इंजरीज आई हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे जो कोई, मेरा ख्याल है इन्होंने उस दिन जब ये बैठे थे मुज़ाकराती कमेटी में, इन्होंने कोई 40 का या इस तरह का फिगर दिया है, लेकिन हमने उनको कहा कि भी देखें, आप जो है वो एविडेंस के साथ आप लिस्ट फराहम करें, हम उसको इंक्वायर करके आपके सामने रखेंगे का इशू कि है, जनाब ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त है। ये मिसिंग क्या मुमकिन है कि कोई अटक के जेल में पड़ा हो, कोई पिंडी जेल में पड़ा हो जो अभी तक अनअकाउंटेड फॉर हो? हमारे यहाँ ये रिवाज है, आप बंदा डाल देते हैं बाद में। देखें मलिक साहब, आखिर हम भी आप भी यहीं रहते हैं ना, आप मुझे बताएं कि इतने लोग मिसिंग हों और उनके घर वाले जो है वो आराम की नींद सो रहे हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो अगर 50 या जितने ये कह रहे हैं, अगर वो होते तो उन 50 में से 10, 15, 20 यहाँ पे आके बैठे होते लोग। तो सर जी हमारे प्यारे जो है वो हमें मिल नहीं रहे, जो बताएं वो कहाँ हैं? जो दो मुतालबात हैं उसमें तो एक तो 9 मई और 26 नवंबर ही है ना, तो ये तो फिर कमीशन बनाना तो बड़ा आसान काम है। इमरान से मुलाकात करवाएं और फिर बनाएं, आप तो मुलाकात ही नहीं करवा रहे। तो कमीशन किसका बनाएं? दोनों वाकयात की तहकीक के लिए। कौन उस कमीशन की जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस करें, चीफ जस्टिस करें, सबसे बड़ा जो जज है वही तो करे। क्या बात है? या अफरीदी पे तो नहीं इतराज नहीं होगा ना आपको? मैं कहता हूँ कि फिर तो हर किसी का दिल चाहेगा कि यार ये अपना 4 बंदे इकट्ठे करो और जो है वो कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाओ, चीफ जस्टिस जो है वो इंक्वायरी करेगा। तो आपके ख्याल में मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करेंगे तो फिर रोज जो है ना यही कुछ होगा इस मुल्क में। तो सर आपके ख्याल में नहीं आप मुझे बताएं, मैं तो सपोर्ट करता हूं, नहीं सुन लेना, नहीं सुन ले, आप मुझे बताएं कि एक क्रिमिनल एक्ट जो है वो परफॉर्म हुआ हो। सर क्राइम एस्टैब्लिश कर देंगे ना चीफ जस्टिस। नहीं बात नहीं, चीफ जस्टिस को रोकेगा कुछ थोड़ा कि क्राइम हुआ है तो इसको छुपा दें। नहीं तो फिर सारे क्राइम चीफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया करे ना, जहां पे कत्ल हो, जहां पे डकैती हो, जहां पे रेप हो, छोड़ें एफआईआर को, छोड़ें पुलिस को, छोड़ें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, चीफ जस्टिस साहब जाया करें, जाके वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। क्राइम का केस नहीं था 9 मई, नहीं ये क्राइम का केस था। 9 मई को 200 मुकामात है फौज के जो हिट हुए हैं, 200 मुकामात है फौज के जो हिट हुए हैं, और एक पूरी आपकी बड़ी सियासी जमात। ऑफेंस है तो स्टैब्लिश होने देना। नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफेंस नहीं, बात सुने, ऑफेंस जो हैं अब इस मुल्क में कानून को अब इस तरह से डाल दिया जाएगा कि कोई ऑफेंस अगर कमिट हो उसकी ना एफआईआर हो, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ना उसका ट्रायल हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसका ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किया करेंगे। तो अब इस तरह से मुल्क चलेगा आगे? सर अभी आप हम किसी तरीके से भी नहीं चला रहे, केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मिलिट्री कोर्ट का केस कैसे चल, नहीं सुन लेना, जजेस ने ऑब्जर्वेशन सुन लेना, मिलिट्री एक्ट जो है, मिलिट्री एक्ट जो है 1952, वो पिछले 70 साल से किस मर्ज की दुआ है? अगर वो एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है, वैलिड जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है,
तो उसके तहत अगर कोई जुर्म होगा तो पर्चा दर्ज नहीं होगा तो और क्या होगा, अगर पर्चा दर्ज होगा तो वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना, तो वो कहाँ पे हो रहा है, वो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के पास होगा ट्रायल। कोर्ट के जजों ने आज जो सवालात उठाए हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में सख्त से सख्त जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसमें जाता है, प्लेन हाईजैकिंग जैसे मुकदमात उसमें जाते हैं, ओरियन प्लेन के ऊपर अटैक हुआ वो मुकदमात उधर गए हैं, तो ये मुकदमा क्यों मिलिट्री कोर्ट में? तो आप मुझे बताएं कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनके मुकदमात जो है वो फिर क्यों नहीं टेस्ट कोर्ट में जाते? बॉर्डर उनके सुन लेना, उनके मुकदमात जो हैं, क्योंकि वो ऑफेंस जो है वो दर्ज है मिलिट्री अपना एक्ट में, तो उनको तो आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करते हैं, उनको वहां पे आप 7-7 साल 4-4 साल सजाएं देते हैं। मैं जब जेल में था तो उस वक्त एक आदमी जो है वो 4 साल वो कहता जी मैं तो चला गया था, बॉर्डर क्रॉस करके चला गया था, वो जब मैं वापस आया मुझे पकड़ लिया और मुझे कहा कि तुम तो वहाँ पे कोई नक्शे लेके गए थे, तो इस वजह से मुझे 4 साल सजा हो गई है। और सुन ले आपकी रियासत के खिलाफ पीटीआई के दौर में 80 लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत सजा हुई और सारे सिविलियन थे। आपके ख्याल में वो जस्टिफाइबल था क्या? जो 80 लोगों को उस वक्त सजा दी गई पीटीआई के दौर में, आपके ख्याल में बहुत अच्छा काम था? नहीं, तो आप मुझे बताएंगे मिलिट्री एक्ट किस लिए है? मिलिट्री तो एक्ट खत्म कर दें इसको। खास हालात में है, फौजियों को आमतौर पर मिलिट्री एक्ट के नीचे ट्राई किया जाता है, या रियासत के खिलाफ जब आपके बॉर्डर्स के ऊपर खास हालात नहीं, आपका जासूस पकड़ा जाए, नहीं मलिक साहब, कुलभूषण यादव आ जाए, नहीं मलिक साहब, बात ये है, ये एंटी टेररिस्ट एक्ट भी है, कस्टम एक्ट भी है, नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट भी है, खास हालात की बात नहीं, हर एक्ट में ऑफेंस जो है वो दर्ज है। अगर किसी के पास से हीरोइन का थैला निकलेगा उसका केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, वो नारकोटिक्स कोर्ट में जाएगा। और अगर कोई वो जुर्म जो मिलिट्री एक्ट में दर्ज है वो करेगा, वो इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करेगा, वो जो है वो कंटोनमेंट जो प्रोहिबिटेड एरियाज है उसमें जाके मिलिट्री एक्ट की जो तो सर फिर आपको रुकावट क्या है? आप चीफ जस्टिस साहब को फिर कर लेने दें, वो बता देंगे कि ठीक है मिलिट्री कोर्ट करें। जस्टिस साहब को मैं समझता हूँ कि मिलिट्री एक्ट की जो दफा है 41D उसको पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है। सर वो पढ़ लेंगे। हाँ। आप कमीशन तो बनाए, हिम्मत करें, आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट करना है। कमीशन ने क्या करना है? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाए ना जी, आपका कानून कहता है। नहीं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट क्या करेगा? वो तहकीक करके बता देगा, वो बताएगा कि इन्होंने वायलेशन की, इनको सजा दें। नहीं भाई, वायलेशन अगर उन्होंने की है, ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी FIR है, उस FIR की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप कमीशन बनाने पे तैयार नहीं है। देखिए बात ये है कि आपका जवाब ये है कि हम नहीं कमीशन बनाएंगे। मेरा ये जवाब नहीं है, मैं ये कहता हूं, नहीं आपका यही जवाब है, आप मुखालिफ कर रहे हैं। सुन लेना, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई जो है वो ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस एक्ट के तहत हुआ है, जिस कानून के तहत हुआ है, उसके तहत उसकी FIR दर्ज होगी, उसकी मुतलका एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। कमीशन बनाने पे तैयार है या नहीं? मुतलका कोर्ट जो है वो ट्रायल करेगी। हुकूमत कमीशन बनाने पे तैयार है या नहीं? तो फिर जितने भी मर्डर केसेस हैं बाकी सब के, सर आप ये बताएं ना, फिर आप सीधा बताइए कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाना चाहती। ये तय कर दें कि जो भी केस होगा उसके ऊपर कोई FIR नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कमीशन बनेगा और चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के जज, और जज भी सिर्फ मंसूर अली शाह होगा, कोई और नहीं। सर याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब। नहीं याहिया अफरीदी से कोई इंक्वायरी कराने फिर आपकी तरफ से ना ही समझे आपने। नहीं बिल्कुल ना समझे। देखें, बैठ के बात करें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कायल कर लें, वरना मेरी बात को आप तस्लीम करें। और फिर दूसरा मुतालबा उनका है कि जो उनके सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा करें, उसके ऊपर क्या करेंगे? भाई वो मुतालबा पेश करें ना। पेश तो कर चुके हैं, लिख के ही देना है ना। तो हम भी लिख के जवाब देंगे ना। आप लिख के क्या? अब अगर आप सारे जवाब मुझसे आज ही ले लेंगे तो फिर वहां पे वो मुज़ाकराती कमेटी क्या करेगी? कह दिया कि लिख के दे दें, आपने मुलाकात फिर भी नहीं करने दी, आज भी नहीं मुलाकात करने दी। मुलाकात मेरा ख्याल है या सादिक साहब तशरीफ ले आए हैं, मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी। कब होगी? मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी मुलाकात करवा दें। आप रिक्वेस्ट करेंगे? जी मैं, ये तो बड़ी खबर है या सादिक साहब। ये देखें, आपका नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने जो हॉक्स जाने जाते हैं ना, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह वो शख्सियत हैं और ख्वाजा साद वो शख्सियत हैं जो बातचीत के अमल को आगे चला सकते हैं, इनको कमेटी में होना चाहिए। डार साहब का भी नाम लिया उन्होंने। तो अब आप लोगों को रोल ना प्ले करें तो फिर तो मेरा ख्याल है रास्ता ही कोई नहीं, आगे तो फिर बात नहीं करिए। देखिए मामला ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है
उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। सर आपने एक हफ्ता डेमोक्रेसी मुलाकात जो क्यों है नहीं वो किया? पॉलिटिकल डायलॉग से चलती है, पॉलिटिकल डेडलॉक से नहीं चलती। सर आपने एक Deadlock हफ्ता नहीं मुलाकात होना क्यों नहीं चाहिए। करवाने दी जी आपने एक हफ्ता मुलाकात क्यों नहीं नहीं, करवाने एक हफ्ता मुलाकात जो है वो मैंने ये अर्ज़ किया है कि या सादक साहब के यहाँ पे ना होने की वजह से इसमें खलल आया है। जैसे ही वो तशरीफ़ ले आए हैं ये मुलाकात भी हो जाएगी, उसके बाद वो बैठें हमारे साथ बात करें। ये बात जो मैंने आपके साथ की है, जो तो आपका सवाल था तो मैंने उसका जवाब जो है वो दे दिया, लेकिन वो अपना सवाल हमारे सामने रखें, हम इन अकॉर्डेंस विद लॉ रूल्स उसका जवाब देंगे। अगर वो हमें कायल कर लेंगे तो हम उनकी बात मान लेंगे। क्या आप फ्लेक्सिबल अगर हैं? वो कायल कर दें हमें कि जी इसकी इंक्वायरी एक ही बंदा कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज ही कर सकता है, तो हम अगर वो कायल कर देंगे मान लेंगे हम। आप फ्लेक्सिबल हैं इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के ऊपर कि नहीं है? देखिए इमरान खान साहब का जब वो मुतालबा करेंगे तो जवाब तो वही होगा जो वहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी या गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया जाएगा। ज़ाती राय मेरी क्या है? एक राय हो सकती है, ज़ाती राय मैं समझता हूँ कि वो जुडिशल कस्टडी में है, उनकी रिहाई भले हम चाहें वो चाहें कोई और चाहे होगी थ्रू कोर्ट। होगी तो थ्रू कोर्ट, लेकिन आप चाहें तो हमें पता है कि वो हो सकती है थ्रू कोर्ट। ये आपको कैसे पता है? कोर्ट्स जो है वो मेरे आप- मेरे बताया तो नहीं है। देखिए राना साहब, आप अंदर कैसे गए थे हीरोइन के केस में और बाहर कैसे आए थे? वो भी इसी कानून तो के तहत कोर्ट हुए नहीं, थे ना। कोर्ट लेकिन के लिए है। कानून की जब हमने वो यूं कहते हैं ना गिच्ची मरोड़नी थी, तो हमने उसकी गिच्ची मरोड़ के तो 15 किलो हीरोइन डाल दी थी राना साहब पे। अदालत के जरिए से ही आए थे। और इमरान खान के मामले में फ्लेक्सिबल हैं आप? यस सर नो? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान जो है एक चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों होने चाहिए। मैं तो इसके हक पे हूँ। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन शायद उसके लिए जितनी आपके पास वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए ना टू टेक डिसीजंस, परहैप्स वो मौजूदा जो कोलिशन का आपका सेटअप है उसके पास उतनी एम्पावरमेंट नहीं, वो कोलिशन के पास एम्पावरमेंट जो है वो है। उसकी वजह ये है कि जो ये कहा जा रहा है ना कि किसी और तरफ से रुकावट है। देखें, उस तरफ से मामलात को रेगुलेट करने और मामलात को सही अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो फिर बढ़िया आगे लेकिन बात बिस्मिल्लाह करिए। तो बात ये है ना, इस मुल्क का इस वक्त एक ही मसला है कि अफरा तफरी खत्म हो जाए और ताकि लोग आए, रोजगार मिले, काम रोजगार रोजगार। मामला ये है कि आगे बढ़ने के लिए हमने तो कदम आगे बढ़ाया है। अब दूसरी तरफ से अब जिस किस्म की बात आगे बढ़ाने की बात होगी, अगर अब वो ये कहें अपने उनके मुतालबात का अगर जो आप नेट या सादा सा नतीजा आप निकालें, तो वो तो मुतालबा यही है ना कि आप इधर आ जाएं, तो जिधर आप हैं उधर हमें बैठा दें। इसके लिए आप तैयार नहीं है। तो इसके लिए कौन तैयार हो सकता है? राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के और सीनियर रहनुमा PMLN के। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।